झंडे के बारे में, उसके राष्ट्रीय ध्वज के बारे में अगर आप कोई गलत लफ्ज निकालते हैं, बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन भी लेना चाहिए। हमारे ये जो अध्यक्ष साहब हैं रविंद्र रैना जी, जिस दिन वो वहां से हटेंगे एज अ पार्टी प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट, मैं उस दिन आपको वहां पर जरूर मिलूंगी। जब तक वो वहां पर है मैं वहां पर नहीं मिल सकती। आपने कोई एफआईआर भी लॉन्च की है? आप हमारे संविधान के बारे में गलत कहेंगी, उसका अपमान करेंगी तो आपके ऊपर कानूनन कार्रवाई जरूर होगी। आपके सामने अकबर लोन ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, इनफैक्ट कई रैलीज में उन्होंने पाकिस्तान के नारे लगाए हैं। और आज यही लोग जो आज उनके वहां पर पीडीपी ऑफिस के बाहर जाकर जो धरना दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उस वक्त ये इन लोगों ने क्यों कुछ नहीं किया? इतनी हिम्मत कोई नहीं करता कि आज हमारे देश के बारे में, तिरंगे के बारे में कोई इस तरीके से बात करे। ये 37 करोड़ का मसला क्या है? जो 37 करोड़ का इन्होंने लोन लिया है वो 50 करोड़ का हो गया शायद, मेरे ख्याल से इतना, इससे ज़्यादा ही हुआ होगा। तो उसकी वन टाइम सेटलमेंट के लिए वो लोग वहाँ पर गए। बस एक बार वोट लेकर लोग चले जाते हैं, उसके बाद उनका कोई पता नहीं होता। यही बात पहले भी मुर्मू जी के साथ हुआ करती थी और इसलिए वो अपॉइंटमेंट नहीं दिया करते थे किसी को, क्योंकि बाहर जाकर लोग बात कुछ और करते थे और उनके पास सिर्फ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए आते थे। जब हम 1 लाख रुपए का लोन लेने जाते हैं जेके बैंक में, तो आज तक हमें मुद्रा लोन नहीं मिला। उनको आपने 37 करोड़ का लोन कैसे दे दिया? कुछ लॉज ऐसे आते हैं जिनसे हम अपने ही नौकरियों से या अपनी ज़मीनों से दूर हो जाते हैं, तो उससे लोग थोड़ा सा ज़रूर हर्ट होते हैं। जम्मू कश्मीर में चीज़ें बड़ी तेज़ी से बदलती हैं, हर रोज़ एक नई डेवलपमेंट होती है। हमने काफ़ी लोगों से बात की इन सब चीज़ों को लेकर, लेकिन हम चाहते हैं कि हम हर पार्टी तक पहुँचे, हर इंडिविजुअल तक पहुँचे, ताकि वो अपनी राय इस पर रख सके, वो क्या कहता है, क्या कहना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी के पास भी हम जाना चाहते हैं, उन लोगों से भी बात करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलते हैं। हमें वही जो एक रटा रटाया आंसर मिल जाता है जो हम जानते हैं, तो फिर इंटरव्यू करने का फ़ायदा क्या? वो सब तो हम जानते हैं, वो क्या बताएंगे हमें। इसलिए हमारे पास एक ऐसा नेता है जिसकी बातें हजम होती हैं, जिसकी बात लोग जिसको सम्मान देते हैं, जिसकी बात की एक बुनियाद होती है, एक रसूख होता है उसका। मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की नेता अदिति शर्मा जी। काफ़ी मुद्दे हैं जिन पे आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मुद्दा जो आज 3-4 दिन रोज़ पहले हमने देखा तो बहुत गरमाया हुआ था। अदिति जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। 14 महीने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा जी को छोड़ा गया जी। ये एक्सपेक्टेड था कि इस तरह के बयान उनकी तरफ से आएंगे। शायद ये एक्सपेक्टेड उन लोगों को भी रहा होगा जिन्होंने ये कवायद की कि उनको अब छोड़ दिया जाए, या कैसे भी हुआ होगा वो। आपको नहीं लगता जो 14 महीने वो डिटेन रहे, 14 महीने के बाद छोड़ दिया, सही समय था? अगर ये सही समय था तो पहले समय में क्या खराबी थी, पहले क्यों नहीं छोड़ दिया? देखिए, पहली बात तो ये है कि लगा था कि शायद 14 महीने में उनमें थोड़ा सा सुधार होगा, और जो आज तक की सियासत वो लोगों के साथ खेलती आ रही थी, शायद उसमें थोड़ा सा लगता है कि मतलब अब वो लोगों के साथ वाकई में जुड़ने की कोशिश करेंगी, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। उन्हें बाहर आके लोगों की परवाह नहीं थी, पब्लिक की परवाह नहीं थी। अगर आप देखें, कोविड-19 से लोग मर रहे थे और उन्होंने, मुझे नहीं लगता वो किसी हॉस्पिटल में गई होंगी वे पूछने के लिए कि सबके पास सारी सहूलियतें हैं या नहीं हैं। उन्होंने कहीं और किसी चीज़ का जायज़ा नहीं लिया। पूरी कश्मीर में उन्होंने आते ही एक अपने लिए, अपने मतलब की बात की 370 के लिए। लेकिन मैं इसको गलत नहीं कहती हूँ, ठीक है, आपको अगर कुछ लगता है आप उसकी मांग कर सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है। किसी को भी अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन में सबको अधिकार दिया है, आप अपनी बात रख सकते हैं, आप मांग कर सकते हैं सरकार से। अगर आपको कुछ गलत लगता है तो इसमें कोई गलत बात मुझे नहीं लगता है। लेकिन गलत बात तब होती है जब आप जिस देश में रहते हैं, जिस देश में आप खाते हैं, उस देश के बारे में, उस देश के संविधान के बारे में या उसके झंडे के बारे में, उसके राष्ट्रीय ध्वज के बारे में अगर आप कोई गलत लफ्ज निकालते हैं, और आप कोई आम इंसान नहीं हैं, आप एक पार्टी की नेता हैं, एक अध्यक्ष हैं, आपकी बात जो है वो प्रभाव डालती है, और प्रभाव भी इस तरीके से डालती है कि वो आपसी भाईचारे पर इफेक्ट करे। अगर ऐसा बयान आपका कोई, तो वो बयान गलत है और उसे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन भी लेना चाहिए उस देश के कानून को। जी, आपने क्या किया? आपने कोई एफआईआर भी लॉन्च की है?
जी हाँ, मैंने एफआईआर लॉन्च की है। देखिए, मुझे लगता है कि हमारे देश में या हमारे जम्मू कश्मीर में जो भी जिम्मेदार नागरिक हैं, देखिए आम इंसान का, मैं सबके किसी भी चीज़ को गलत नहीं कहूँगी, हर किसी के अपने जज्बात दर्शाने का अपना अपना तरीका होता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो वरिष्ठ नेता हैं या जो भी लोग हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में कानून व्यवस्था है और उस कानून के हिसाब से हम किसी की गलती को किस तरीके से रोक सकते हैं और आने वाले वक्त में भी वो ऐसा ना करे, इसके लिए हमें कानून का सहारा लेना चाहिए और वही एक तरीका होता है, मुझे लगता है। बाकी रही बात उनकी पॉलिटिकल मांगों की, वो हम पॉलिटिकली उसके जवाब जरूर दे सकते हैं, वो हम देते रहेंगे। दीदी ये बताएं कि सही बात है, देश तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, वो तो बात समझ आती है। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आती जो रिएक्शन हमें इस बार देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी के लोग पीडीपी के ऑफिस के बाहर तिरंगा झंडा ये वो ऑल दैट समझ आता है, ये रिएक्शन चाहिए था, ये रिएक्शन ज़रूरी था। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि जब यही असेंबली के अंदर जो हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और पवित्र स्थान है, वहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, तब ये रिएक्शन क्यों नहीं हुआ? एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही आपने बात कही है, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। जब आपके सामने अकबर लोन ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, इनफैक्ट कई रैलीज में उन्होंने पाकिस्तान के नारे लगाए हैं, उन्होंने ये बात अपने मुंह से कही है कि मेरे पाकिस्तान को अगर कोई कुछ गलत कहेगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स उन्होंने दी हैं, आप कभी उन्हें यूट्यूब में देख सकते हैं, उनके भाषणों को। तो ये बात जब असेंबली के अंदर बोली जाती है, जैसे हम मंदिर कहते हैं हमारे देश का, तो बहुत इम्पॉर्टेंट जगह होती है वो। जब वहाँ पर ही संविधान को आप नहीं मानते या संविधान का आप अपमान करते हैं, उसके बाद जो आपके सामने जो लोग बैठे हैं, इनफैक्ट जो हमारे स्पीकर साहब थे या बाकी जो लोग थे, और आज यही लोग जो आज उनके वहाँ पर पीडीपी ऑफिस के बाहर जाकर जो धरना दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उस वक्त इन लोगों ने क्यों कुछ नहीं किया? उस वक्त ये गुस्सा मैंने उनमें नहीं देखा था। मैं आपको एक बात बता दूं, पूरे जम्मू कश्मीर में मैं आपको बता दूं, एक इंसान थी जिसने जिस दिन उसने ये बात कही थी, तो ये तवी ब्रिज मैंने बंद कर दिया था, मैंने प्रोटेस्ट किया था, और उस वक्त भी मैंने ये उसके ऊपर कंप्लेन की थी, लेकिन कोई एफआईआर लॉन्च नहीं हुई उसके ऊपर। जबकि ये सबसे पहली एक चीज होनी चाहिए थी, उसको निष्कासित कर देना चाहिए था असेंबली से। सबसे पहली बात ये होनी चाहिए थी, इमीडिएट एक्शन होना चाहिए था। हुआ होता तो आज ये हालात नहीं होते। ये इतनी हिम्मत कोई नहीं करता कि आज हमारे देश के बारे में, तिरंगे के बारे में कोई इस तरीके से बात करे। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि किसी को अगर गलत लगता है कि हमारे लोगों के साथ गलत हो रहा है, देखिए आपका ये संविधान सबके लिए है और आपको पूरा अधिकार है, आप अपने कोई भी आपको कुछ गलत लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, आप बोलिए, जरूर बोलिए, लेकिन उसका एक तरीका होता है। मजबूरी क्या थी इस वक्त? किस चीज के लिए? सत्ता थी, सत्ता हाथ में थी, यही लगता है। देखिए, नाराज नहीं करना है। देखिए, आप कोई एक लफ्ज तो बोलते, अगर कोई स्पीकर बैठा है असेंबली में, उसका काम था वो कम से कम उस वक्त उसको निष्कासित करना चाहिए था, उसको डिसमिस करना चाहिए था उस वक्त असेंबली से, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब ये हमारे लिए, सबके लिए एक हैरानगी की बात थी कि उस दिन किसी ने भी कुछ नहीं किया। आप एक अदरवाइज, मतलब आपको देखा जाए तो आप कभी किसी को आप देखा होगा असेंबली में एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं, बेंच उठा के मार रहे हैं, कुछ मार रहे हैं, वो सब आप करते रहिए, लेकिन इस बात के लिए आपने कुछ भी नहीं कहा। ये मतलब हैरान कर देने वाली बात थी हम सबके लिए, और मुझे भी इस बात पे बहुत हैरानगी हुई थी। दीदी ये बताएं कि जिस तरह की एफआईआर लॉन्च हुआ है, आप एफआईआर लॉन्च किया आपने जी, ये तो कानूनी दांवपेच है, शायद आपको भी इतना पता नहीं होगा। क्या होगा इसका, एफआईआर का क्या इस पे कार्रवाई होगी? क्या देखिए, मैंने 2 दिन का वक्त दिया था कि इसके ऊपर कार्रवाई करी जाए। आज दिन तक का वक्त दिया है मैंने इसके ऊपर, लेकिन अगर ये नहीं होता तो मैं कोर्ट में जरूर इसके ऊपर करूंगी, क्योंकि ये एक कानूनन, और मुझे लगता है हमें कानूनन तरीके से चलना चाहिए। मुझे उनकी 370 मांग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखो, मैं कश्मीर में भी जाकर आई हूँ, मैं जम्मू में भी, मैंने कभी किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि 370 वापस चाहिए, लेकिन अगर उन्हें लगता है वो जरूर करें, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का उन्हें पूरा अधिकार है। लेकिन जब आप हमारे संविधान के बारे में गलत कहेंगी, उसका अपमान करेंगी, तो आपके ऊपर कानूनन कार्रवाई जरूर होगी। दीदी जी, चलो ये बात तो रही, ये बड़ा पेचीदा मसला था और इस पर इस तरह के संज्ञान लेने भी चाहिए जी। इसके साथ साथ ये सवाल ये उठता है कि मुझे याद है 2014 में जब यहाँ पे चीज़ें थी, शायद मेरा साल आगे पीछे हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की एक रैली थी श्रीनगर में, बड़े लोग उसमें आए थे, काफ़ी लोगों ने शमूलियत की थी।
लगा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी श्रीनगर में खाता खोलेगी, ऐसे पूरे आसार थे, लेकिन नहीं खुला। एक भी सीट श्रीनगर से नहीं मिली। वो उस बात को लेकर भी हैरानी हुई, लेकिन इस बात को लेकर भी हैरानी हुई कि भारतीय जनता पार्टी की एक नेता अदिति शर्मा जब श्रीनगर जाती हैं, लोगों का प्यार देखा, लोगों की भीड़ देखी, लोगों को आपको सुनने की, आपको देखने की वो हसरत देखी वहाँ पे। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? भारतीय जनता पार्टी के और भी नेता जाते हैं, सबको ऐसा ही प्यार मिलता है? देखिए, मैंने जितनी भी जगहों पर मैं गई, मैंने कब किसी को बुलाया नहीं था वहाँ पर। मतलब इस तरीके से तो मैंने किसी को नहीं बुलाया। दे ऑल वांटेड टू कम एंड मीट मी, और सब लोग खुद आए। अगर एक घर से एक इंसान आ रहा है तो वो सबको कि अदिति शर्मा आ रही है एंड वी वांट टू मीट हर, तो सब लोग मतलब बड़े उत्साह के साथ मुझे मिलने के लिए आए थे। एंड दे वर नॉट लाइक कि खाली वो मेरा भाषण सुनने के लिए आए थे, वो मुझसे मिलने आए थे। तो उन्होंने बस आते ही सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजर था उसको कहा था मुझे उनसे मिलना है। मैं लेडीज की खातिर बात कर रही हूँ और यूथ की बात कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि हमें उनसे मिलना जरूर है, आपका ये प्रोग्राम हो जाता है, हमें उनसे पर्सनली सिर्फ एक बार 1 मिनट के लिए मिला दीजिए। तो दिस वाज समथिंग, और वो ओपनली, मतलब किसी ने अपना मुंह नहीं छुपाया, किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की कि हम आपके साथ नहीं खड़े या किसी को बताना नहीं है। कोई बंद कमरे में किसी से मुलाकात नहीं हुई, ओपनली सब लोग मिले हैं और ओपनली सब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है कि और उनकी बात ये थी दरअसल कि इतने सालों से जो लोग उन्हें गुमराह कर रहे हैं, शायद उन्होंने उनका असली चेहरा देखा। लेकिन उनकी एक और शिकायत थी कि हमारे पास आज तक आपका भी कोई इस तरीके से नहीं आया है, और हमें हमारी जो मांगे हैं या जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो रूटीन की जो आम ज़रूरतें होती हैं लोगों की या किसी भी गाँव की, वो आज तक कभी किसी ने उसके ऊपर गौर किया ही नहीं है। बस एक बार वोट लेकर लोग चले जाते हैं, उसके बाद उनका कोई पता नहीं होता। तो दे फेल्ट लाइक, मतलब मुझे लगता है उनको लगा कि मैं उनके लिए उनकी जो सही बात है वो सही जगह पर पहुंचा सकती हूं, और जो भी मैं कर सकती हूँ वो शायद वो करूँगी। और मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस पॉलिटिक्स भी मैंने आज तक कभी भी मेरी वर्किंग, मेरा इलेक्शन का एरिया ज़रूरी एक डिफाइंड हो सकता है, लेकिन जब मैंने किसी के लिए काम करने की भावना रखी है तो मैंने कभी भी कोई सरहद नहीं देखी है। कहीं पर भी मेरा कोई एक डिफाइंड एरिया नहीं है। कहीं अगर मेरे को कोई उड़ी से कोई काम बोलता है तो मैं उसका भी, मेरी कोशिश रहती है कि उसका काम हो जाए, चाहे वो कोई भी काम हो। जी, हमने देखा है जम्मू के लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, और श्रीनगर के लोग भी, ये भी साबित हो गया कि श्रीनगर के लोग भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत, इसमें कोई शक नहीं। अब एक और पेचीदा सवाल है जी। सवाल ये है कि ये 37 करोड़ का मसला क्या है? क्योंकि आपने किसी सोशल मीडिया में ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिलने गए थे। ऐसा प्रिटेंड किया जा रहा था कि वो लोगों के ग्रीवेंसेस लेकर वहाँ पे गए हैं, लेकिन वो 37 करोड़ अपने ही किसी मफाद के लिए गए थे। वो क्या कहानी क्या है वो? देखिए, जब मैं कश्मीर में गई थी तो वहाँ पर बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। डेली वेजर्स भी थे, रेबरे खेल के थे, और भी कॉन्ट्रैक्चुअल्स वगैरह, ये सब लोग जो आप सड़क पर देख रहे हैं इतने सालों से, सब लोग वहीं पर थे। तो वहाँ पर कविंदर जी, निर्मल सिंह जी, ये सब लोग आए, तो वो एलजी साहब से मिलने गए होंगे। तो लोगों ने उनसे कहा था कि हमारी जो ग्रीवेंसेस हैं उनसे बात करें, उनके सामने रखें और हमें बताइए कि क्या बात है, उन्होंने क्या कहा। तो एवरीबडी वॉज वेटिंग कि वो आते हैं और वो बताएंगे। तो वो आए और बस उन्होंने, मतलब जैसा आश्वासन जो भी देते हैं लोग यूजुअली देते हैं, चले गए। बाद में लोगों को पता चलता है वहीं पर उसी वक्त कि ये अंदर गए थे सिर्फ वो अपना जो 37 करोड़ का इन्होंने लोन लिया है, वो 50 करोड़ का हो गया शायद, मेरे ख्याल से इतना, इससे ज़्यादा ही हुआ होगा। तो उसकी वन टाइम सेटलमेंट के लिए वो लोग वहाँ पर गए थे। जो पावर प्रोजेक्ट ये लोग लगा रहे थे यहाँ पर 2017 के आसपास इन्होंने एक कंपनी खोली थी और शिमला में पावर प्रोजेक्ट लगा रहे थे। तो फॉर दैट उसके लिए वहाँ पर वो लोग गए थे। तो वहाँ पर कुछ लोग थे जिन्होंने, मतलब जो इसके बारे में थोड़ी ज़्यादा डिटेल्स जानते थे और उन्होंने, वो शायद अब कौन सी पार्टी के थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने शायद ये बातें पूरी अच्छी तरीके से वहाँ पर डिटेल्ड वे में बताई, और ये भी बताया कि ये बात असेंबली में भी उठी थी, क्योंकि ये इनका जो अकाउंट है वो NPA हो गया था। तो इन्होंने कहा कि असेंबली में भी ये बात उठी थी कि एक NPA हुआ है और आप स्पीकर कैसे हैं, या ये लोग डिप्टी CM कैसे हैं। तो ये बात वहाँ पर इस तरीके से डिटेल्ड वे में खोली
गई थी, तो लोगों का गुस्सा जो था वो और ज्यादा बढ़ गया कि हमें बताकर जाते हैं कि हमारे बारे में बात करने जा रहे हैं और बात अपने बारे में करके आते हैं। तो और भी बहुत सारी बातें जब होती हैं कि मतलब आप पहले आप कहते थे कि हम गरीब लोग हैं, हमारे पास इलेक्शन लड़ने के भी पैसे नहीं हैं, 2014 में इस तरह की बातें कहकर आप निकले थे अपने घर से, तो अचानक वो कहते हैं लोगों की जो सबसे बड़ी एक उनका क्या था कि जब हम 1 लाख रुपए का लोन लेने जाते हैं जेके बैंक में तो आज तक हमें मुद्रा लोन नहीं मिला। तो ये लोग इन गरीब लोगों को जो मतलब जिनके पास पेट्रोल के पैसे नहीं थे 2014 में, इनको आपने 37 करोड़ का लोन कैसे दे दिया, ये एक कंप्लेंट लोगों के बीच में थी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के दिलों में घृणा पैदा करती है जब आप किसी को साथ लेकर चल, देखिए आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, पहली बात ठीक है आप अपने बारे में बात जरूर करें, अंदर जो भी आपकी बात है वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम थी, लेकिन अगर आप जा रहे हैं और आप लोगों को ये बोलकर जा रहे हैं कि हम आपकी बात डिस्कस करेंगे, यही बात पहले भी मुर्मू जी के साथ हुआ करती थी और इसलिए वो अपॉइंटमेंट नहीं दिया करते थे किसी को, क्योंकि बाहर जाकर लोग बात कुछ और करते थे और उनके पास सिर्फ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए आते थे। अच्छा मैम, क्योंकि आप जवाब साफ साफ देती हैं, समझ आते हैं, व्यूअर को भी समझ आते हैं, वो भी आपको बड़ा पसंद करते हैं। अब आपसे सवाल यह है कि सेंटर की तरफ से लैंड को लेकर कुछ नए अनाउंसमेंट्स आए हैं जिसमें कहा गया है कि अब जम्मू कश्मीर में कोई भी लैंड खरीद सकता है, किसी भी डॉक्यूमेंट डोमिसाइल की या आपको पीआरसी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इंडिया के, भारत के नागरिक होने चाहिए, आधार कार्ड देना और आपकी। आप किस तरह से देखते हो जम्मू कश्मीर का जो एक आइडेंटिटी थी, क्या लगता है आपको, ये क्या इसको आप वेलकम करती हैं, क्या कहती हैं आप? देखिए जब पहले डोमिसाइल आया था तो उसमें भी अमेंडमेंट्स हुई थी। लेकिन आप लोगों ने तो स्टार्ट से उसका स्वागत भी किया था। हाँ बिल्कुल, नहीं मैंने नहीं किया था, मैंने ये जरूर कहा था उस वक्त भी कहा था तो मैं भारतीय जनता पार्टी की बात ओके, लेकिन मैंने उस वक्त भी कहा था कि मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोगों की जो ज़मीनें हैं और उनकी जो नौकरियां हैं वो सीमित रहें, मतलब वो उनके पास कंजर्व रहें, बाकी हर चीज़ के लिए वेलकम्ड है पूरा इंडिया, हम जम्मू कश्मीर जो है अभिन्न अंग है पूरे हिंदुस्तान का, लेकिन कुछ चीज़ों से देखिए हमारा जम्मू कश्मीर इतने सालों से डिस्टर्ब्ड रहा है, तो आज हमें ज़रूरत है कुछ स्पेशल, हमें स्टेटस, हमें जो पहले स्पेशल स्टेटस दिया था उससे भी कुछ अधिकतर अगर स्पेशल स्टेटस हो सकता है तो उसकी मांग जम्मू कश्मीर करता है और होना भी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित हर चीज़ से जम्मू कश्मीर ही रहा है हमेशा से। तो आज भी अगर कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं, कुछ लॉज ऐसे आते हैं जिनसे हम अपने ही नौकरियों से या अपनी ज़मीनों से दूर हो जाते हैं तो उससे लोग थोड़ा सा ज़रूर हर्ट होते हैं। तो आज लेकिन मैं ये बात कहती हूँ कि ये जो लॉ आया है, अगर जम्मू कश्मीर की जनता इसको वेलकम करेगी तो ये ज़रूर सस्टेन करेगा, अगर इसमें उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो वो ज़रूर विरोध करें। मैं पहले भी कहती हूँ कि विरोध करना, अपने हक को मांगना कोई गलत नहीं होता, और जनता जिस चीज़ का विरोध करती है सेंटर ज़रूर सुनती है, और जनता जिस चीज़ का वेलकम करेगी वो कंसिडर करते हैं। तो अगर इसका वेलकम होता है तो ये ज़रूर सस्टेन करेगा, लेकिन अगर इसमें किसी को परेशानी है, मेजॉरिटी ऑफ जम्मू कश्मीर के जो पॉपुलेशन है, अगर उन्हें लगता है कि इसमें कुछ अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है तो वो ज़रूर होगी। मैम इसके साथ साथ एक और कानून बहुत बन रहे हैं जम्मू कश्मीर में। आप कानून रातों रात बन जाते हैं और सुबह पता चलता है कानून आ गए हैं। ये एम्प्लॉय पॉलिसी को लेकर कि जिसकी उम्र 48 साल हो जाएगी और जिसका नौकरी का पीरियड जो है वो 22 साल हो जाएगा, तो उसकी परफॉर्मेंस को देखकर उसको रिटायर किया जा सकता है। क्या लगता है आपको, ये भ्रष्टाचार की ओर एक और कदम है या सही पॉलिसी है? देखिए मुझे लगता है कि जैसे अगर ये देखा जाए कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए तो एक बैड न्यूज़ है, नो डाउट्स, लेकिन आप जाइए किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में, इनफैक्ट आप किसी गवर्नमेंट बैंक में ही चले जाएं या किसी इंश्योरेंस कंपनी में ही चले जाएं, तो आपको वो तवज्जो नहीं दिया जाता या आपको वो काम करते हुए लोग नज़र ही नहीं आएंगे। गवर्नमेंट आप ऑफिसर्स को अगर आप देखिए तो मतलब वो एज फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं अपनी पब्लिक को, जनता को, कोई भी मतलब उस तरीके से काम करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि एक बार
बार बस नौकरी मिल गई, अब इसे कोई हटा नहीं सकता इन लोगों को। तो मुझे लगता है इस तरीके को, इस चीज़ को देखते हुए शायद अब लोगों के काम होंगे और लोगों को, जो गवर्नमेंट सरकारी नौकर हैं, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, उन्हें शायद ये लगेगा कि अब हमें काम करना पड़ेगा, हमारा हर साल का एक रिव्यू होगा और उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि हम आगे कितने साल यहाँ पर रहेंगे और कितने साल नहीं रहेंगे। तो दिस इज समथिंग, मुझे लगता है मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव चीज़ भी थी। नो डाउट कि ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए एक नेगेटिव चीज़ है, उन्हें शायद अच्छा नहीं लगेगा। जी, ये है, ये सवाल मैंने किसी और से पूछा था जी। आप मेरे बॉस हैं, आपको मेरी परफॉर्मेंस देनी है, मैं आपके काम कर रहा हूँ, आपके साथ काम कर रहा हूँ, तो मुझे तो आपको खुश रखना पड़ेगा, आप जो कहेंगे मुझे करना पड़ेगा। अगर मैं किसी भी बात से आपसे इनकार करता हूँ जब मुझे लगता है कि ये आउट ऑफ द वे बात है, ये नहीं होनी चाहिए, तो मैं तो उसमें सक्षम ही नहीं, मुझे पता है आप मेरी परफॉर्मेंस गलत दे देंगी। तो क्या लगता है कि इस पर भी एक सिस्टम बनाने की जरूरत है? बिल्कुल, इसके ऊपर एक चेक रखने की जरूरत पड़ेगी, इसके ऊपर एक सिस्टम बनाने की रखने पड़ेगी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक के ऊपर, बिल्कुल एक्सप्लॉयटेशन ना हो। और मुझे लगता है इसमें खासकर लड़कियों के राइट्स को देख के, उसको उनको देखकर ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरीके से किसी के भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए। खासकर मैं कहूँगी कि मतलब इसके ऊपर एक ऑफिसर नहीं होना चाहिए, कई लोगों की वो होनी चाहिए, रजामंदी होनी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि एक इंसान जरूर एक्सप्लॉइट कर सकता है। इसलिए हमें हर किसी के ऊपर एक चेक रखना पड़ेगा, ये सब चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। नो डाउट हर चीज में मेरिट्स हैं तो डिमेरिट्स भी हैं, लेकिन हमें उसको काउंटर करने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तो नो डाउट मैं उससे भी, उनका भी वेलकम करती हूँ, जो ये पॉलिसी आई है इसका मैं वेलकम जरूर करती हूँ, लेकिन इसके साथ साथ ऐसे भी स्टेप्स उठाने पड़ेंगे कि किसी की एक्सप्लॉयटेशन ना हो, चाहे वो लड़का हो, और खासकर लड़कियों के लिए मैं बोलूंगी, जो फीमेल एम्प्लॉयज हैं उनके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए और किसी भी तरीके से वो एक्सप्लॉइट ना हो। एक आखिरी सवाल जी अदिति जी, जब आपसे इंटरव्यू करते हैं तो हम कभी आपसे ऐसे सवाल भी पूछते हैं जो मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन आप बड़े अच्छे ढंग से उसका जवाब देते हैं। सच बोलना आसान होता है जी, अगर आप उसको बटरिंग करोगे या कुछ चीज़ छुपाने की कोशिश करोगे, उसमें मेहनत लगती है कि मैं छुपाऊं कैसे। आप छुपाती कुछ नहीं है, इसलिए आपके लिए इंटरव्यू देना आसान हो जाता है और हमारे लिए, हमारे व्यूवर को समझाती है। एक आखिरी सवाल ये है कि एक इच्छा है हमारी, वो दिन कब आएगा जब भारतीय जनता पार्टी की सीनियर नेता का इंटरव्यू हम भारतीय जनता पार्टी के जम्मू के हेडक्वार्टर में करेंगे, उनके ऑफिस में करेंगे? वहाँ क्यों नहीं मौका मिलता आपका इंटरव्यू करने का? जी, अच्छा सवाल था। मैं आपको बता दूं कि मैं आपको वहाँ पर उस दिन मिलूंगी जिस दिन हमारे ये जो अध्यक्ष साहब हैं रविंदर रैना जी, जिस दिन वो वहाँ से हटेंगे एज अ पार्टी प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट, मैं उस दिन आपको वहाँ पर ज़रूर मिलूंगी। जब तक वो वहाँ पर है मैं वहाँ पर नहीं मिल सकती और ना ही आपको इंटरव्यू दे सकती हूँ। और दूसरी बात आपने कही, मैं इस बारे में मैं ये भी कहूँगी कि कोई भी इंसान, कोई भी पार्टी वर्कर या लीडर जो होता है, जब वो कोई कुर्सी पर बैठता है तो उसे जनता से नहीं भागना चाहिए, उसे मीडिया से नहीं भागना चाहिए। उसके अंदर इतना दम होना चाहिए कि वो अपनी हर बात को कन्विंस कर सके, अपनी पार्टी की हर एक अच्छाई को रख सके। अगर आपकी पार्टी ने कोई चीज़ आपके ऊपर जिम्मेदारी दी है तो जिम्मेदारी सबसे पहले आपके ऊपर आपकी जनता की है। आप भाग नहीं सकते। कई बार आपको देखा जाता है, आप कई लीडर्स के पास जाते हैं, मैंने देखा है वो भाग जाते हैं, जनता की बात, जनता खड़ी है और आप भागते हुए चले जाते हैं। इतने बड़े लीडर अभी नहीं बने हैं आप लोग, अभी आपको जनता की जवाब देना पड़ेगा, यही आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और यही चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, जिसका विरोध मैं करती हूँ तो शायद मैं विरोध करती हूँ, लोगों को पसंद नहीं आती, एंड आई डोंट केयर, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है, मैं आज भी, मेरे पास कोई भी इंसान आता है, मेरे पब्लिक का कोई भी आता है, चाहे कहीं से भी आता है, मैं हर बात का जवाब देती हूँ। अगर अच्छा है तो मैं उसको भी फेस करती हूँ, बुरा करते हैं उसको भी फेस करने का हमारे अंदर दम होना चाहिए और हमारे अंदर इतनी वो होनी चाहिए कि हम किसी को कन्विंस कर पाएं। अगर हमने कोई पॉलिसी लाई है तो हमने क्यों लाई है? देखिए, कोई भी पॉलिसी अगर सेंटर लाता है तो उसके पीछे कुछ अच्छी वजह होती हैं। उन वजहों से हमें, उन रीजंस को हमें सामने, लोगों के सामने रखना पड़ेगा और उसी बात का जवाब दें जो लोग जानना चाहते हैं, ना कि आप अपनी बात लोगों के ऊपर थोपते रहें। अदिति जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि जब आप सत्ता में होते हैं या आपके पास कोई ताकत होती है, आप लोगों को कुछ दे सकते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सबको खुश कर पाएँ, ये ज़रूरी नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन
आप लोग आंसरेबल हो। किसी ने कहा था कि अगर आप किसी दुखी की उसकी मदद नहीं कर सकते, आपके बस में नहीं है, तो आप उसको बिठाकर उसकी पूरी बात सुन लें, उसका आधा दुख कम हो जाएगा। तो आप आंसरेबल ज़रूर हो। जिस तरह से अदिति जी ने कहा कि आप भाग नहीं सकते क्योंकि आप जनता के नुमाइंदे हैं, उन्होंने चुना है आपको। अगर आप उस कुर्सी पर बैठे हो तो उसके जो पीछे लोग खड़े हैं, तो आप अगर उनसे ही भाग जाओगे तो चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। ये था हमारा एक और छोटा सा इंटरव्यू अदिति जी के साथ। मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें साफ़ हो जाती हैं जब हम इनसे बात करते हैं। उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू पसंद आएगा। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।